So hello students, welcome back to our course and our YouTube चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। संगणक एमसीक्यू क्लासेस कर रहे थे। आज हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं, चैप्टर 2 लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, और जल्द ही टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। आपको मैं डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का जो है पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ और उसकी पीडीएफ भी दूंगा। डिट्टो आपको सेम टू सेम जो चीज़ें याद कर लेनी है, बस आपका खत्म हो जाएगा उसमें लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे भी क्वेश्चन बनाइए, आप नहीं अटकोगे। ठीक है, परिभाषा वगैरह सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक मैं बताना चाहूँगा कि आप संगणक के लिए एमसीक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। 200 का है वो, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। लगभग मतलब 600-700 क्वेश्चन तो अभी स्टैटिस्टिक्स के हो गए हैं, और लगभग 200 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हो गए हैं। और मैथमेटिक्स की एवरेज की जो है वो 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज 40 क्वेश्चन और करवा देंगे। उसमें जो 2011 से लेकर 2021 में है मैथ के, वो क्वेश्चन रहेंगे। और कोशिश करेंगे कंप्यूटर के जो जितने भी क्वेश्चन पुराने आए हैं वो भी हम उसमें सोल्व कर लें। ठीक है, तो एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे टेस्ट सीरीज की पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज के अंदर वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम सोल्व कर रहे हैं। अब आप जो है पर्टिकुलर सोल्व कीजिए, आप वहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज के अलग से पैसे दोगे। ठीक है, वहाँ पे फिर उनका सॉल्यूशन देखोगे। इससे अच्छा तो इनका उनका सॉल्यूशन जो है आपका यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। आप डिटो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू बैच से उठा के एक सीट देख लेना, डिटो क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने तो बोला हुआ है कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ भी हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है अपनी। और एक दूसरी बात ये है कि कंटेंट को है ना यूज करो आप अच्छे तरीके से। आप एक तो लाइव क्लासेस मत देखिए, क्योंकि देखिए आपको टाइम बचाना है। आप वही चीज़ें तो आप देखो बाद में रिकॉर्डेड करके फास्ट फॉरवर्डिंग में देख सकते हो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको 1+1 भी बताना पड़े 2 होगा, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर इतना बताना पड़ रहा है तो आप वो वीडियोस ना देखे, आप कोर्स की वीडियोस देखो या आप नोट से पढ़ो। सिंपल सी बात है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको 1.3x पे जो है रिकॉर्ड करके डालता हूँ, ताकि स्टूडेंट है ना वो कम से कम टाइम लगाए, है ना। क्वेश्चन देखे वो गो थ्रो करे, लेकिन वो चीज़ें आप वो जल्दी में भी कर सकते हो। और लाइव के अंदर है ना वो सारी बातें सुन के एक 20 क्वेश्चन 1 घंटे में, है ना। 12-12 घंटे की मैराथन है उसमें। पहले 4 चैप्टर के अंदर 7-7 8-8 घंटे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से पहले 4 चैप्टर होंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्योंकि एनालिसिस तो मैंने ही करा है ना, वो सिर्फ वहां से ही सारे लोग जो है ना बता रहे हैं आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। चलिए, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। सारा ज्ञान बताने के बाद अब हमारे पास जितना टाइम रहता है हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है रिकॉर्ड करें लेक्चर्स को। और एमसीक्यू बैच की भी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो टाइम बहुत ही मिनिमम मिलता है। और मैं कहता हूँ आपके लिए टाइम ही की है। आप जितनी मैराथन्स देखोगे उसके बिहाफ पे आपका वो पता चल जाएगा कि आपने कहाँ टाइम लगाया कहाँ नहीं लगाया, ना। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड के तो हम कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताना दोस्तों। देखिए आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर 100 लोग भी देख रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 100 लोगों के अंदर ये तो होना चाहिए कि हाँ भी ठीक है, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी आपको गुंचन और वो सारी चीज़ें देखने मिली है, पूर्ति के अंदर भी वही चीज़ें मिली। जब किसी वस्तु में अनुपातिक परिवर्तन हो, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो, तो ऐसी दशा में पूर्ति हो जाती है। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी पूर्ति लोच की। ठीक है, और पूर्ति लोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है जो आपकी पूर्ति है, ठीक है, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, यानी चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज बोलो, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई किससे डिवाइड होगी? हम प्राइस से ही देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। ठीक है, हिंदी वालों में आप ये बोल सकते हो कि पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन से जो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से जो पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? वस्तु की पूर्ति लॉस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। यही तो बात है। इसको हम डिनोट करते हैं ईएस से। बड़ा ई लिख लो चाहे छोटा ई लिख लो, डेल्टा क्यू डेल्टा पी। ठीक है, सिंपल है। अब देखो सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आप सोल्व कर लो। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स में उलझो मत, सिंपल सिंपल सी चीज़ें ऊपर ऊपर से एकदम आराम से स्मूथली करके निकल जाओ बस। अब ये बोलता है कि वस्तु की पूर्ति में तो वस्तु की कीमत से अनुपातिक परिवर्तन कम हुआ है। यानी मैं मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि 50% किस में हो गया? प्राइस के अंदर हो गया, और 30% से किस में हो गया? सप्लाई में हो गया। यही तो बोला मैंने। आप बोलोगे कि ये आ जाएगा 0.6, और ये क्या है? 0.6 जो है आपका क्या है? 1 से आपका कम है। यानी ये क्या होगी? आपकी इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच। और इकाई से कम लोच होने का मतलब क्या है? बेलोचदार। ठीक है, बेलोचदार।
यानी आप बेरोजगार का मतलब आप ये समझ सकते हो एकदम कड़क नहीं होता उस हिसाब से, कि एक तो एकदम कड़क होता है, उससे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ा लो। उसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसा बनता है कि प्राइस है ना पी थी तो इसकी क्वांटिटी क्यू थी, इसने प्राइस बढ़ाई लेकिन फिर भी क्यू है, मतलब इतना कड़क यानी बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। लेकिन इसमें क्या है कि वो थोड़ा तो पिघल रहा है ना, प्राइस बढ़ने से थोड़ा तो पिघल रहा है, उसमें आ रहा है, तो वो क्या होगी, बेलोचदार। एक होता है कि जितना आप करोगे, जितनी बातचीत करोगे उतना ही वो पिघल जाएगा, तो वो क्या होती है, इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है। और एक होता है कि बहुत ही मतलब थोड़ा सा माइनर सा, अगर आपने प्राइस तो बढ़ाई नहीं, मतलब स्माइल तो दी नहीं, उससे पहले आप पिघल गए, तो वो क्या हो गया आपका, पूर्णतः लोचदार। ठीक है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट को। सिंपल चीजें सिंपल ही रखना है आपको, जिंदगी में हर चीज को सिंपल रखना है। अब देखो इसका एक थोड़ा सा और समझ लेते हो आप लोग। देखो कोई भी चीज होती है ना, उसके अंदर अगर हम जीरो से, जीरो ऊपर हो और आपका नीचे कोई भी संख्या से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो वो जीरो आ जाता है। लेकिन हम जीरो से किसी को डिवाइड करें तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, आपका ऊपर क्या होता है, क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, नीचे क्या होता है, प्राइस। अब आपका प्राइस जीरो होगा, प्राइस जीरो होगा तभी इन्फिनिटी आएगी, प्राइस जीरो होगा इन्फिनिटी आएगी। तो प्राइस के लिए आपका क्या कर्व बनेगा, आप बोलोगे कि पी यहाँ पे दिखाते हम, और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ क्वांटिटी कहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि हम जो है पी, मान लो कि प्राइस आपका 5 रुपए था और आप कितने की सप्लाई कर रहे थे, 2 इकाई की सप्लाई कर रहे थे। आपने बोला यहाँ पे आपने क्वांटिटी 2 सप्लाई कर रहे हो, फिर आपका प्राइस 5 ही रहा, लेकिन आपने क्वांटिटी क्या कर दी, आपने 10 कर दी। तो आप ये बोलोगे क्वांटिटी आपने 10 कर दी, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि ये जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ा नहीं, लेकिन आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी आपकी जो पूर्ति की जो लोच है वो बहुत क्या है, लोचदार है, पूर्णतः लोचदार। इसको बोलेंगे हम पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और होता है कि जो आपने देखा कि यहाँ पे जो जो आपका सप्लाई कर्व है, जो आपका सप्लाई कर्व है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, ऐसा सप्लाई कर्व। और एक सप्लाई कर्व ये बन रहा है। मुझे बताओ क्या आपने प्राइस के अंदर चेंज करा, नहीं करा। तो प्राइस के अंदर आपने चेंज नहीं करा, यानी आप क्या, आपकी जो डिमांड, जो आपकी सप्लाई है वो किस कारणों से बढ़ रही है, अन्य कारणों से बढ़ रही है। ठीक है, अन्य कारणों से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी कमी, कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, आपका डिमांड जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कीमत जो होती है, कीमत कितने अक्षर है इसमें, तीन तीन लेटर है। तो इसी तरह से आपका कीमत में जो परिवर्तन होगा उससे विस्तार या संकुचन होता है। और आपका अन्य, देखिए अन्य, अन्य प्रभावों से, अन्य में कितने शब्द है, 2, उसी तरह आपकी अन्य में वृद्धि या कमी होती है। यह भी आप एक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, अब मैंने 2 चीजें बताई आपको कि जीरो के अंदर किसी के अंदर डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आएगी। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ण लोचदार पूर्ति जो होगी वो इन्फिनाइट होती है, ES बराबर इन्फिनाइट। और जीरो जो ऊपर आएगा, जीरो ऊपर की, जो जीरो ऊपर आएगा मतलब क्या है, सप्लाई के अंदर बहुत ही कम चेंज है और प्राइस के अंदर आपका ज्यादा चेंज है। जब आपका जीरो आ रहा है, जीरो आने का मतलब आपने क्वांटिटी, सप्लाई आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, यानी इतने कड़क हो आप, बेलोचदार हो ना, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्णतः बेलोचदार। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर जीरो होगी, तब आपकी क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होगी। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप बना लेंगे फटाफट से। ये तो मैंने बता ही दिया, इकाई से कम बेलोचदार, और इकाई से कम और कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, और कम कितना हो जाएगा भाई, जीरो ही हो सकती है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो अगर जीरो हो जाए तो आपकी पूर्णतः बेलोचदार। लोचदार कब होती है, इकाई से ज्यादा हो तो, इकाई से ज्यादा हो तो। इकाई लोचदार कब होती है, इलास्टिसिटी बराबर हो आपकी 1 के। पूर्ण लोचदार कब होती है, पूर्ण लोचदार होगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट, पता ही नहीं है कहाँ, है ना, मतलब स्माइल देने से पहले ही सोच लिया कि सब कुछ हो जाएगा। पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाकार होता है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है दोस्तों, देखिए वर्टिकल का डायग्राम बना लो एकदम, ये डायग्राम देखो, वर्टिकल का क्या डायग्राम है, ये है, यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी। वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा होता है। वर्टिकल में क्या हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। ठीक है, P से P1 हो जाएगा और क्वांटिटी आपकी नहीं चेंज हो रही, तो यानी यहाँ पे आपकी जो Q आपका क्या है, डेल्टा Q क्या है आपका, जीरो, और प्राइस क्या है आपका बहुत अधिक। और प्राइस के अंदर हम किसी भी जीरो के अंदर किसी का भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो। मैंने जो चीजें बताई ना वही आपका काम बना देगी। पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक, वस्तु की बाजार कीमत प्रभावित करती है, साधन की कीमत प्रभावित करती है। अगर मान लो कि सप्लाई, जो सप्लाई वही करेगा ना जो निर्माण करेगा, अगर मान लो कि साधनों की कीमत ही बढ़ गई तो फिर सप्लाई के अंदर तो चेंजेस आएंगे, प्राइस के हिसाब से, लागत के हिसाब से, तकनीकी परिवर्तन है और उपयुक्त सभी, ये आपके सारे इफेक्ट हो जाएंगे। पूर्ति अनुसूची निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की होती है, पूर्ति अनुसूची। देखो पूर्ति अनुसूची के अंदर हम दोनों ही देखते हैं, एक तो व्यक्ति होती है इंडिविजुअल जो आपकी सप्लाई शेड्यूल है ना, और बाजार पूर्ति अनुसूची, है ना, ये तो होता है कि विशेष फर्म की,
विशेष फर्म की निश्चित कीमत पर हम जो है सप्लाई देखें, और ये क्या होती है, सभी फर्मों की, ठीक है, ये सिंपल से है। और इनसे कर्व बना लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बाजार पूर्ति वक्र और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति कर वक्र भी बोल सकते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेम चीजें आपके डिमांड में भी काम करेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बस आपको धनात्मक ध्यान रखना है, इनका चीजों का उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम प्राइस को देखते लालच कर लेते हैं। स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर संबंध वस्तु की पूर्ति में, देखो स्थानापन्न वस्तु की बोले, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, इसमें अगर वृद्धि का बोले तो आपकी जो वस्तु होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी पूर्ति में क्या होगी, कमी। और पूरक वस्तु की बोले, पूरक वस्तु की कीमत, तब आपकी क्या होगी, अगर वृद्धि होती है इसमें, तब आपकी वस्तु में क्या होगी, वृद्धि। क्यों, स्थानापन्न वस्तु क्या है, गुड़ चीनी, गुड़ और चीनी, ठीक है। सप्लाई कर रहे हो, मान लो कि आप सप्लायर हो, आपको गुड़ का मिल रहा है 40 रुपये और इसका भी 40 रुपये मिल रहा है। अब तो आप चीनी, भाई आप जो गुड़ है चीनी दे रहे हो ना, आपने देखा कि गुड़ के अंदर है ना अभी 60 रुपये हो गया और चीनी कितनी है, 40 की। तो आप क्या करोगे, चीनी छोड़ो, गुड़ को बढ़ाओ ना, तो गुड़ की सप्लाई क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, तो चीनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल बात है। लेकिन अगर पूरक वस्तु की बात करूँ मैं, जैसे पेन और स्याही, ठीक है, आपके पास पेन है और ये स्याही है, ठीक है, ये पेन जो है, पेन की जब अगर मान लो कि पेन की आपने सप्लाई बढ़ाई या कि भाई इसका जो प्राइस बढ़ा, मान लो कि 10 रुपये का ये आता था, ठीक है, तब आप जो है 20 पेन बनाते थे और उसे बेचते थे। आपने देखा कि इसकी प्राइस 50 हो गई, 50 हो गई, तो आपने कहा कि अब 20 से कम नहीं चलेगा, हम 100 बनाएंगे और 100 ही बेचेंगे। तो क्या पेन की सप्लाई बढ़ी प्राइस के हिसाब से? प्राइस का रूल क्या कहता है कि जब भी आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, तब तब आप क्या करोगे कि सप्लाई बढ़ा दोगे, है ना। ये बोला सप्लाई बढ़ा दी, अब पेन अकेला बिकेगा क्या, स्याही भी बिकेगी, तो स्याही की पूर्ति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा, यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन पूछा ना, आगे बढ़ो। पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर संबंधित वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि। निम्नलिखित में से पूर्ति के नियम में कौन सी मान्यताएं हैं? देखिए दोस्तों, अगर मान्यताएं की बात करें तो देखियो, वस्तु विशेष के उत्पादन के साधनों की जो पूर्ति है और जो कीमतें हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, वरना आपकी जो है लो ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी हम कंपेयर कर रहे हैं नोकिया टू अदर जो चीजें हैं, हम बात कर रहे हैं नोकिया के जो सेलफोन है जो कीपैड वाले, और बीच में क्या आ गई, ऐसी तकनीक आ गई जिसने एंड्रॉइड बना दिया, और एंड्रॉइड बनाते तो हम नोकिया को थोड़ी पूछेंगे। तो तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, क्रेता में विक्रेता की रुचि में परिवर्तन ना हो, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो डी आंसर हो जाएगा, ये सभी मान्यताएं हैं। पूर्ति की अवधारणा क्या है? पूर्ति की अवधारणा एक प्रवाह के रूप में है। क्या है? प्रवाह के रूप में, जो वस्तु उपभोक्ता तक, जो पूर्ति का प्रवाह अंतिम रूप से उपभोक्ता तक होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हम हमारे पास रख लेते हैं, ठीक है, सप्लाई बढ़ने पर तो हम जो प्राइस बढ़ने पर हम स्टॉक को भी क्या कर देते हैं, सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अलावा, वस्तु में कीमत की परिवर्तन के अलावा अन्य की बात करें तो दो शब्दों का है, कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। और पूर्ति वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। या तो देखो ऐसे डायग्राम बनाया था, सिंपल सा है डायग्राम, आपके बस ऐसे बनने चाहिए फटाफट। ये देखो, या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या इधर शिफ्ट हो जाएगा कमी होने पर, तो आपका दाएं या बाएं क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। अब दाएं और बाएं कैसे समझोगे? देखो हमेशा ऐसे डायग्राम बनेगा, ये आपका राइट होता है, जो आपका राइट है वो राइट है, और आपका जो लेफ्ट है लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ से आपने बढ़ाया, ठीक है, यहाँ से ये कर्व बना, सप्लाई कर्व, ये सप्लाई, ऐसे मत बनाना, ये क्या होता है, ये जो उल्टा होता है ये तो क्या होता है, डिमांड होता है, ठीक है। डिमांड के अंदर भी कमी और जो है शिफ्टिंग वाला पढ़ते हैं हम। तो दाईं ओर जो होगा वो क्या होगा, वृद्धि को बताएगा, और बाईं ओर जो खिसकेगा वो आपका कमी को बताएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सिंपली। वस्तु की कीमत में परिवर्तन वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र में होता है। कीमत में हुआ, कीमत में हुआ 3 अक्षरों का है तो यानी विस्तार, या फिर क्या हो जाएगी, संकुचन, संकुचन, ठीक है। अब हमें बता रहा है कि वृद्धि हुई है तो यानी विस्तार होगा। ए ऑप्शन कर लोगे आप लोग, मेरे हिसाब से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आपको। पूर्ति का विस्तार होता है, पूर्ति का विस्तार, देखिए विस्तार की बात करिए तो हमारा किसके कारण होगा, कीमत के कारण होगा। अब देखो, उद्देश्य के परिवर्तन के कारण, संख्या में परिवर्तन, तकनीक, बताओ कीमत कहाँ दे रखा है, वस्तु की अपनी कीमत के कारण होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा था ना, जो चीजें आपको बता दी उनसे ही बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको एक चैप्टर करवाने वाला हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कौन से चैनल पे आएगा वो आप देख लेना। देखिए दोस्तों, आपको टाइम बहुत कम होगा लेकिन 2x पे करके देख लेना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट जो है यूजफुल रहेगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है। पूर्ति का नियम बतलाता है कि वस्तु की जो कीमत है और पूर्ति है उनके बीच में कैसा संबंध होता है, धनात्मक। आप बोलोगे ये है डायग्राम, मैंने जो है 5 रुपए था तब हम जो है सप्लाई कर रहे थे 10 कीमतों की, 10 यूनिट की सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही कीमत जो है वो आपकी कहाँ पे हुई, 20 हुई, क्या हुई, 20 हुई,
ठीक है, आपने प्राइस को कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, यानी आपकी क्वांटिटी, फिर आपने सप्लाई कितनी कर दी, 40 की। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, प्राइस में कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे कि 30 का चेंज हो गया है ना, 30 का कितने परसेंटेज चेंज हुआ, तो आप बोलोगे देखो 30/10 यानी 30% हो गया। और इसकी अगर बात करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 15-30% ये हो जाएगा, 30-30 यानी 1, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आई, 1, यानी अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आ रही है, यानी आप जितनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जितनी प्राइस बढ़ा रहे हो, उतनी ही आपकी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा ना वो ओरिजिन से होकर निकलेगा, बीच में एकदम। ठीक है, कहाँ से होकर निकलेगा, ओरिजिन से, ओ से, यहाँ से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये धनात्मक हो गया, सिंपल है। ये आपको पॉजिटिव रिलेशन बताता है कि आपकी जो प्राइस इंक्रीज करते हो तो आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें कैसा रिलेटिव है, पॉजिटिव। जबकि डिमांड में कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि डिमांड का कर्व कैसे बनता है, डिमांड का कर्व बनता है ऐसे, यहाँ से और फिर यहाँ से। ये आपने प्राइस है, ये प्राइस है, प्राइस इंक्रीज करी तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। चलिए, पूर्ति की लॉस किसके समान होती है, पूर्ति की लॉस जो होती है वो पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिवाइड बाई क्वांटिटी, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन ही आपकी क्या होता है, पूर्ति की लोच होता है। निम्नलिखित में से पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वस्तु की प्रकृति, समय तत्व, उत्पादन तकनीक, सभी आपके जो है प्रभावित करते हैं। बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति के लिए हमने क्या बोला हुआ है, बेलोचदार, एकदम बेलोचदार, है ना, पूर्णतः बेलोचदार नहीं बोला हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। अगर पूर्णतः बेलोचदार बोलता तो 0 हो जाती, पूर्णतः बेलोचदार एकदम कठिन 0, है ना। तो बेलोचदार पूर्ति है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 से कम, 1 से कम वाली है ये 4 नंबर, यानी पहले में तो 4 आएगा। तो ये आपके 2 ऑप्शन तो मैं काट ही दूँ ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, इकाई लोचदार पूर्ति ये किसके बराबर होगी, ये 2 के बराबर होगी, यानी सी में तो 2 आएगा, ये हमें पता चल गया, सी में 2 आएगा, दोनों में 2 दे रखा, सही है। अधिक लोचदार पूर्ति, यानी अधिक लोचदार की बात करें तो हम इकाई से अधिक होगी, यानी डी में 3 आएगा, तो आपका चौथा ऑप्शन कट गया। सी, एक और बोला हुआ है कि अधिक पूर्ण लोचदार पूर्ति, पूर्ण लोचदार क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। जब वस्तु की पूर्ति की लोच शून्य है तो इसका अर्थ क्या है, पूर्ति की लोच क्या है, शून्य है, शून्य है, तो आपको पता चल गया कि पूर्णता क्या होगी, बेलोचदार। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत कितनी है, 0.6, हमें पता है कि चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये और बराबर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। आपने बोला क्वांटिटी का तो हमें पता नहीं, लेकिन प्राइस का हमें पता है, 50% है, 0.6। हमने कहा प्रतिशत वृद्धि निकालो क्वांटिटी के अंदर, तो आपने बोला 0.6, ये 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 50 जो है परसेंटेज क्या है, तो 50/100, इसको 1/2, यहाँ से काटा तो 0.3। अब ये भी किस में निकला है, ये भी किस में निकला है, आपका परसेंटेज दे रखा है, ये हमें परसेंटेज बढ़ती है, और ये परसेंटेज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे 30% आ गया। या फिर इसको सीधा भी कर सकते थे, आप 50 से मल्टीप्लाई करते ना सीधा, तो भी आपका ये 30 आ जाता। लेकिन आपको समझाना जरूरी है, कभी कभी आपको जो है परसेंटेज के अंदर ना पूछ के आपको क्वांटिटी के अंदर भी पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये 30 आ जाएगा। जब वस्तु की मूल्य में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी होती है, देखिए मूल्य में कमी हुई है और पूर्ति की मात्रा में भी कमी हुई है, तो इसे क्या कहा जाएगा। मैंने आपको बोला था कि कमी जो होती है, वस्तु के मूल्य में कमी और पूर्ति की मात्रा में भी कमी, सीन है ये। देखिए विस्तार और संकीर्षण तो क्या होता है, मूल्य में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि वस्तु के मूल्य में हुई है, कोई भी चीज़ है वो कीमत में हुई है, तो कीमत का मतलब क्या है, 3 अक्षर, और 3 अक्षर का मतलब क्या है, विस्तार। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों, मुझे तो एग्जाम आपको बताइए, तो आप लोगों को ये याद करना है। इसी तरीके से आप कोई भी तरीके से करो, है ना, आपको याद होना चाहिए कीमत और विस्तार से। अगर आपको लेटर से हिसाब से याद होता है तो वैसे, अदरवाइज आप मूल्य को, है ना, उसी हिसाब से याद कर लो, विस्तार या संकुचन। मैं इस तरह याद कर रखा हूँ, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। कीमत बराबर यानी 3 अक्षर, 3 अक्षर मतलब विस्तार, या तो विस्तार होगा या क्या होगा, संकुचन। तो मैं ऊपर वाले 2 ऑप्शन काट सकता हूँ आराम से। आप बोलोगे कि कमी करिए, मूल्य में क्या करिए, कमी करिए, मूल्य में क्या करिए, हमने कमी करिए तो हम बोलेंगे कि संकुचन होगा, क्या होगा, संकुचन होगा। ऐसे ही वृद्धि करते तो हम विस्तार होता। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाकार होता है तब पूर्ति की लोच शून्य होती है। क्यों होती है शून्य, देखो सिंपल सी बात है कि ऊर्ध्वाकार बोला है, वर्टिकल मैंने खींच दिया, वर्टिकल खींचा है, तो आप बोलोगे कि क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा क्या, क्वांटिटी यहाँ पे दर्शाते हैं, नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने वर्टिकल खींचा है तो यहाँ पे और कुछ तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा आपका P1 और P1, तो यानी प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके
क्वांटिटी के अंदर चेंजेस नहीं आ रहा, तो यानी जीरो ऊपर है, जीरो ऊपर है तो किसी से भी भाग दे लो आप, जीरो आएगा। यानी ये क्या होगी, आपकी पूर्ति की जो लॉस होगी वो शून्य होगी, या हम बोल सकते हैं पूर्णतः बेलोसदार होगी। तो पहला ऑप्शन तो सटीक बैठा। दूसरा बोलता है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन बनेगी, क्या हम प्राइस के अंदर चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटिटी आपकी क्यू और वहां से Q2 हो जाएगी या फिर Q1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्यू के अंदर तो चेंज कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी के अंदर चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और जीरो के अंदर किसी के अंदर डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है ना, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको बोलोगे पूर्ति की लोच क्या है, अनंत है, यानी पूर्णतः लोचदार है। जब पूर्ति वक्र को स्पर्श रेखा यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो पूर्ति की इकाई लोचदार क्या होगी, बराबर, यानी दोनों इक्वल तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये आपको पहले भी बता दिया था, डी आंसर हो जाएगा। जब वस्तु के मूल्य में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे तो हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। लेकिन ये जो है आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन डगमगा गया है। यहाँ पे ऐसे कर लो कि जो पूर्ति है उसकी प्राइस जो है कम होता है तो पूर्ति भी कम होती है, सप्लाई भी कम होती है, और प्राइस अधिक होती है तो फिर पूर्ति भी ज्यादा होती है। बस इतना सा आंसर कर लो, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, जितने भी स्टूडेंट देखें एक बार लाइक जरूर कीजिए। आपको कंटेंट बुरा लगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप मत पढ़ाओ, तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा इस चीज़ को, है ना। क्योंकि देखो टाइम इतना मुझे भी कम मिलता है, सारी चीज़ें देखने के बाद, है ना, यहाँ पे आके लेक्चर रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो भी स्टूडेंट देखें, भाई 100 स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप 250 व्यूज़ लेके आओ ना। तो आप 100 लोग जो देखें वो अपना कमेंट जरूर बताएं कि हम क्लासेस को कंटिन्यू रखें, नहीं रखें, है ना। वैसे एमएसक्यू बैच के अंदर क्लासेस निरंतर आ रही हैं, वो आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ देखेंगे नई चीज़ों को। हम जो है नेक्स्ट में मांग की लोच और डिमांड फोरकास्टिंग दोनों ही हम चैप्टर्स करेंगे, है ना। दोनों के क्वेश्चन एक साथ मिला के कर लेंगे। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, और लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी अपडेट्स के साथ मिलता हूँ, थैंक यू।